नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो सिस्टम में तो लोग काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी लेवल में काम कर रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी ऑथोरिटीज़ क्या है, उनको अपने काम को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या उनमें कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, ये डिसाइड करना और क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता हूं तो हमारा जो जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो स्टैंडर्ड है ISO 9001 2015, इसमें क्लॉज नंबर 7.2 में कॉम्पिटेंसी की बात करता है और क्लॉज नंबर 5 में जो कि लीडरशिप का एलिमेंट है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट को ये बोला गया है स्टैंडर्ड ने कि आपको कंपनी में इंश्योर करना है कि जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी लेवल में काम कर रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट फंक्शन में काम कर रहे हो, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटीज उनको क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं एक सिंपल सा फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में हम जानेंगे कि कैसे एक ही फॉर्मेट में आप किसी भी डिपार्टमेंट के एक पर्टिकुलर लेवल के लिए आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑथोरिटीज और उस पोजीशन के लिए कॉम्पिटेंसीज क्या क्या चाहिए, क्या गैप है, इन सब चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक ही फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट को आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए या कोई और मैनेजमेंट सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, हेल्थ सेफ्टी हो, आप किसी में भी इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फॉर्मेट को जरा समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप फॉर्मेट में देख सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज दोनों आ जाएगा, है ना। ये पोर्शन जो है ये डॉक्यूमेंट कंट्रोल के लिए, यानी कि हम जो सिस्टम इंप्लीमेंटेशन करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, उसमें डॉक्यूमेंट कंट्रोल की बात करता है। तो डॉक्यूमेंट का नंबर दिया गया है, डॉक्यूमेंट का रिवीजन नंबर क्या है वो भी दिया गया है और रिवीजन का डेट भी दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल के लिए हमको ये मेंशन करना भी जरूरी है। और अगर आप इस तरह का फॉर्मेट डेवलप कर रहे हैं तो अपनी कंपनी का लोगो आप यहां पर डाल सकते हैं। फिलहाल में क्वालिटी हब इंडिया का हमने लोगो यहां पर डाला है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट रहेगा ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग यूनिक लेवल के लिए बनाया जाता है। तो यूनिक लेवल का मतलब क्या हो जाएगा? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि हम प्रोडक्शन का एक सैंपल आपको दिखाने वाले हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक प्रोडक्शन HOD हो जाएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन का HOD एक ही रहेगा, ठीक है ना। अब उसके नीचे क्या स्ट्रक्चर है? फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि प्रोडक्शन का हेड हो गया यहां पे और उसके नीचे में ये मान लेते हैं कि मैनेजर लेवल में है, उसके नीचे में 2 असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। एक असिस्टेंट मैनेजर है, लेट्स से अलग अलग शॉप है, एक है फोर्जिंग शॉप है और एक जो है मशीनिंग शॉप है, इसका भी असिस्टेंट मैनेजर है और ये मशीनिंग शॉप है। अब इस असिस्टेंट मैनेजर के नीचे में फिर अलग अलग लेवल आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके नीचे फिर अलग अलग लेवल आ जाएंगे। तो ये एक लेवल हो गया यूनिक लेवल, ये एक यूनिक लेवल हो गया क्योंकि फोर्जिंग के लिए है, ये एक यूनिक लेवल हो गया मशीनिंग के लिए है। तो उसी तरीके से जितने भी यूनिक लेवल बनेंगे, हर एक यूनिक लेवल के लिए इस तरह का फॉर्मेट बनाना जरूरी है। नाम के हिसाब से बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फोर्जिंग का ले लेते हैं। अब फोर्जिंग में मान लेते हैं कि 3 फोर्जिंग के शॉप हैं, शॉप 1, 2 एंड 3, और सभी के अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटीज अगर सेम है तो तीनों के लिए आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट तीनों के लिए सेम ही हो जाएगा। हाँ, जब कंपिटेंसी की गैप की आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो गैप आइडेंटिफिकेशन में हमको अलग अलग करना पड़ेगा, जिससे फिर ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन निकल के आएगा, क्योंकि वो अलग अलग लेवल का या अलग अलग आदमी का अलग अलग होगा। लेकिन ये जो कंटेंट रहेगा ये एक पर्टिकुलर लेवल के लिए, यानी कि यूनिक लेवल के लिए सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये डेजिग्नेशन है। तो किस डेजिग्नेशन के लिए हमने बनाया है? तो ये है असिस्टेंट मैनेजर और डिपार्टमेंट क्या है? चूंकि ये प्रोडक्शन का है और प्रोडक्शन में जो कंपनी है फास्टनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो फास्टनर मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग शॉप्स होते हैं। तो यहां पर जो असिस्टेंट मैनेजर है ये फोर्जिंग, रोलिंग, सेकेंडरी ऑपरेशन, सारी चीजों को जो अपना ग्राइंडिंग, वाइंडिंग, पॉलिशिंग वगैरह होता है उनको भी ये देखता है, या थ्रेड रोलिंग वगैरह जो होता है उसको भी देखता है। तो असिस्टेंट मैनेजर हो गया, फोर्जिंग, रोलिंग और सेकेंडरी ऑपरेशन ये देखता है, ठीक है ना। तो ये सब डिपार्टमेंट हो गया, यानी कि मेन डिपार्टमेंट हो गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में सब डिपार्टमेंट हो गया फोर्जिंग, रोलिंग, सेकेंडरी ऑपरेशन। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर नीचे में क्या दिया है? ये पोर्शन जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज का है और उसके नीचे में ऑथोरिटीज है, ठीक है ना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया और ऑथोरिटीज हो गया।
तो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, और अथॉरिटीज हो गया पावर, यानी कि क्या इसको अथॉरिटी पावर मिला है यूटिलाइज करने के लिए, पावर टू एग्जीक्यूट सम डिसीजन, है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, टास्क असाइंड। तो इस लेवल में क्या क्या टास्क दिया गया है, सो क्या क्या एक्टिविटीज असाइन किया गया है, वो सारा आ जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी में। यहां से यहां तक आ गया, टोटल 16 पॉइंट है, और अथॉरिटीज में 4 दिया गया है, ठीक है ना। खैर यहां पर चौथा वाला पॉइंट ब्लैंक है, तो 3 ही यहां पर अथॉरिटी है, 3 अथॉरिटी हो गई और इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है ना। अब देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या दिया गया है, टू मीट एंड इवैल्यूएट डेली प्रोडक्शन टारगेट एज पर प्लान, है ना। असिस्टेंट मैनेजर जो जिस पर्टिकुलर एरिया का है फोर्जिंग रोलिंग का, उसको डेली का प्रोडक्शन टारगेट को प्लान के हिसाब से अचीव करना है। टू प्रिपेयर मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट, मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएगा, कंपेयरिंग देम विद टारगेट्स एंड मेकिंग एक्शन प्लान टू अचीव द सेम। तो टारगेट अगेंस्ट में चेक करेगा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर गैप होगा तो उसको अचीव करने के लिए प्लान भी बनाएगा। टू प्रिपेयर एसओपी बनाएगा और वर्क इंस्ट्रक्शन बनाएगा फॉर प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है, प्रोडक्शन का बंदा है तो अपने लाइन के लिए जो भी एसओपी वर्क इंस्ट्रक्शन बनाना है वो बनाएगा, लोगों को ध्यान में रखते हुए, और उसको फिर लोगों को ट्रेनिंग भी देना होता है, इंप्लीमेंटेशन करना है, और इंप्लीमेंटेशन में चेक करने के लिए आपको रिकॉर्ड्स वगैरह रिटर्न करना होता है, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा। आगे आ गया रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू रिड्यूस सेटअप टाइम। अब सेटअप टाइम को भी रिड्यूस करना है, हालांकि इसके लिए अगर मैं बता दूं आपको, एक जो लीन टूल इस्तेमाल होता है वो है SMED। तो आप SMED का यानी कि सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइज, इस टूल का इस्तेमाल करके आप सेटअप टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। इस पर आपको छोटा सा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, और अगर आप डिटेल में थोरोली समझना चाहते हैं, इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, तो SMED पर हमारा एक एक्सक्लूसिव कोर्स भी है, पेड कोर्स है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आप हमारे पोर्टल से चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग चेंज नोटिसेस फॉर एग्जिस्टिंग पार्ट्स। जो भी ECN वगैरह आता है, पार्ट में डायमेंशन चेंज हो गया, जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह हो गया, कस्टमर से आया या इंजीनियरिंग ने जो चेंजेस वगैरह बताया डिपार्टमेंट ने, कंपनी का अगर अंदर का डिपार्टमेंट अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अगर खुद ही डिजाइन रिस्पॉन्सिबल है तो उसका भी इंप्लीमेंटेशन करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी इस पर्टिकुलर लेवल की, जो कि लिखा गया है, ठीक है ना। इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सिस्टम एज पर कंपनी रूल्स, कंपनी के रूल के हिसाब से जो भी नया सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है तो ये IATF इंप्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा लेट्स से फिर अगर ये एरोस्पेस के लिए सप्लाई करना शुरू कर दिया तो AS 9100 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जो भी सिस्टम्स है इसको फॉलो करें कंपनी के रूल के हिसाब से। 4M चेंज मैनेजमेंट का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ टाइम लॉस डेटा शीट एंड एक्शन प्लान टू रिड्यूस लॉसेस, जो टाइम लॉस हो रही है जिससे कि अवेलेबिलिटी में कमी आती है, OE में फर्क पड़ेगा, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, ठीक है ना। तो OE में हम जानते हैं 3 एलिमेंट होते हैं, परफॉर्मेंस, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो अगर आपका टाइम लॉस हो रहा है तो अवेलेबिलिटी में कमी आएगी, तो आपका OE भी कम हो जाएगा, तो उसको भी इंप्रूवमेंट करना प्रोडक्शन का बंदा है, करना जरूरी है, ठीक है ना। 10 पॉइंट क्या हो गया, कंट्रोल ऑफ रिजेक्शन बाय इंप्लीमेंटिंग करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन वाया रूट कॉज एनालिसिस। RCA करेगा और रूट कॉज निकालने के बाद में उसका इंप्लीमेंटेशन करेगा ताकि प्रॉब्लम कम हो और डिफेक्ट में कमी आए, रिजेक्शन में कमी आए। ये भी ओनरशिप बनती है प्रोडक्शन की, ठीक है। 10 पॉइंट हो गया। 11वां पॉइंट है ट्रेनिंग द सबऑर्डिनेट्स एंड सपोर्ट देम टू रन द मशीन। मशीनों को रन करने के लिए जो ट्रेनिंग की जरूरत है वो ट्रेनिंग करना है, और उनको सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना, मेंटरिंग करना, गाइड करना, ये भी काम होता है प्रोडक्शन का। अब चूंकि असिस्टेंट मैनेजर लेवल का बंदा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसके नीचे में जो सुपरवाइजर होंगे, बाकी जो प्रोडक्शन के लोग होंगे, उनको मेंटरिंग करना, गाइड करना। इंप्लीमेंट द कॉस्ट सेविंग एक्टिविटीज, कॉस्ट सेविंग भी करना है ताकि जो प्रोडक्शन के जो कॉस्ट है उसको कम करे ताकि कंपनी प्रॉफिटेबल बने। टीम वर्क एंड मेंटेनिंग इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्शन वाले को क्वालिटी के साथ में, मेंटेनेंस के साथ में, टूल रूम के साथ में, इंजीनियरिंग के साथ में, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, HR है, एडमिन है, सबके साथ में कोऑर्डिनेशन करना है और साथ में चलना है, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो टीम वर्क होना चाहिए और इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटी या रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। तो दोस्तों ये जब लिखा रहता है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो बहुत क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि मैंने पर्सनली मैं बहुत सारी कंपनियों में विजिट करता हूं और मैंने ऑब्जर्व किया है काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट मैंने
जब कंसल्टेंसी मैंने स्टार्ट किया था उसके पहले करीबन 15-17 साल मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गुजारा है और मल्टीपल प्लांट्स को मैनेज किया है। तो जब मैं अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग प्लांट्स में, लोकेशन में विजिट करता था, तो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद में एक प्रॉब्लम हमेशा मिलता था कि उनको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्लैरिटी नहीं होती थी कि बॉस को क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। कभी ये बोलते हैं करने के लिए, कभी वो बोलते हैं करने के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्लैरिटी ना होना ये काफ़ी सारे लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट होता है। जितना क्लियर आप लिखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना उसको काम करने में और अल्टीमेटली मैनेजर का ही काम आसान होगा, क्योंकि जब असिस्टेंट मैनेजर अपने टारगेट को अचीव करेगा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है, तो मैनेजर भी अपना टारगेट या एचओडी जो है अपना टारगेट अचीव करेगा। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5S काइजन सेफ्टी एक्टिविटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक वर्कप्लेस मैनेजमेंट 5S तो होना ही चाहिए। इंप्लॉय का एंगेजमेंट करवा के काइजन भी करना है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की एक्टिविटीज वगैरह करना है और सॉफ्ट फ्लोर का सेफ्टी का ख्याल रखना है। जो पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इन सब का इस्तेमाल, जिसमें कि हैंड ग्लव्स हो गया, एप्रॉन हो गया, सेफ्टी शूज हो गया वगैरह वगैरह, गॉगल्स हो गया, जो भी जरूरत है उन सब का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका इंप्लीमेंटेशन देखना, इफेक्टिवनेस देखना, ताकि अल्टीमेटली जीरो एक्सीडेंट्स और जीरो नियर मिसेस होने चाहिए, ये देखना है। ठीक है ना। तो ये भी ओनरशिप बनती है प्रोडक्शन की। इंश्योरिंग डेली प्रोडक्शन डेटा ईआरपी एंट्री। तो ईआरपी में यानी कि आपका जो भी है ईआरपी सिस्टम, सैप है वगैरह वगैरह जो भी है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो डेली बेसिस में प्रोडक्शन का जो डेटा है, कितना पार्ट प्लान किया गया था, कितना बना, क्या रिजेक्शन हो गई वगैरह वगैरह, सारा एंट्री डेली बेसिस में होना चाहिए। डिले नहीं होना चाहिए, पेंडिंग नहीं जाना चाहिए। और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन विद परचेस एंड टूल स्टोर टू प्रोक्योर मशीन स्पेयर्स। अब मशीन को रन करना है, तो मशीन को रन करने के लिए जो परचेजिंग डिपार्टमेंट के साथ में, टूल स्टोर के साथ में जो कोऑर्डिनेशन करना है। अब चूंकि ये कंपनी जो है फास्टनर की कंपनी है, तो अलग अलग साइज के फास्टनर को बनाने के लिए टूल क्रिप से टूल को इशू करवाना पड़ता है, तो उनके साथ में भी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 16 पॉइंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी में थे। ठीक है ना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो गया। जितना आप क्लैरिटी के साथ में लिखेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी को, उतना काम करने में उनको अच्छा रहेगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अब नीचे देखते हैं कि ऑथोरिटीज में क्या क्या दिया हुआ। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने देख लिया था, 16 पॉइंट थे, और ऑथोरिटी में यहां पर देख सकते हैं 3 पॉइंट है। क्या क्या ऑथोरिटी है, यानी कि क्या क्या पावर मिला है इसको। ऑथोरिटी मतलब हो गया पावर गिवन टू इंडिविजुअल टू टेक सम डिसीजन। ठीक है ना, टू टेक डिसीजन। जो डिसीजन लेने की पावर मिलती है उसे कहते हैं हम ऑथोरिटीज। ठीक है। तो ऑथोरिटीज में क्या दिया गया है, टू वेरीफाई दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स आर ओके। डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को चेक करना और उसको ओके डिसाइड करना, डिक्लेयर करना, ये ऑथोरिटीज को दिया गया है, असिस्टेंट मैनेजर को। ऑथोरिटी टू टेक डिसीजन इन प्रोडक्शन रिलेटेड इशूज। प्रोडक्शन करने के दौरान में कुछ अगर इशू हुई, पार्ट चलेगा नहीं चलेगा, सेटअप अप्रूवल है वगैरह वगैरह, कौन सा पार्ट चलाना है, वो सारा डिसीजन ले सकता है। तो ये ऑथोरिटी दी गई है असिस्टेंट मैनेजर को। टू इवैल्यूएट डेली आउटपुट ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का आउटपुट निकला कि नहीं निकला सही, ये भी ऑथोरिटी रहेगी इसको डिसाइड करने की। तो 3 यहां पर ऑथोरिटी दी गई है। ठीक है ना। अब कितना पॉइंट रहता है ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। मैं आपको एक फॉर्मेट भी दिखा रहा हूं और किसी कंपनी का आपको मैं टेंटेटिव कंटेंट भी दिखा रहा हूं। बाकी आपकी कंपनी का जो भी लेवल्स रहता है उसके हिसाब से आपको देखना है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में नेसेसरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं, वो डिफाइन किया गया है। और जो ऑथोरिटीज हैं, जो पावर दिया गया है, जरूरी नहीं कि सारे लेवल में सबको अथॉरिटी दिया जाए, लेकिन जहां पर अथॉरिटी है आप इस्तेमाल कीजिए, अथॉरिटी नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, फॉर्मेट आपका बन गया, दिक्कत क्या है। ठीक है ना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटीज क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं दोस्तों, यह है कॉम्पिटेंसी। तो कॉम्पिटेंसी में क्या बात कर रहा है। तो कॉम्पिटेंसी को मैं समझाने के लिए आपको एक और रेफरेंस लेता हूं। अगर आप देखोगे ISO 9001 का अगर देखेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आप ISO 9001 2015। तो ISO 9001 2015 का क्लॉज नंबर 7.2 जो है 7.2 यह है कॉम्पिटेंसी। और यहां पर बोलता है द ऑर्गेनाइजेशन शैल, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, इंश्योर दैट द पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। यानी कि जब आपको किसी बंदे की कॉम्पिटेंसी इंश्योर करनी हो तो आपको 3 चीजें देखनी है। पहला हो गया बंदे का एजुकेशन, बीटेक है, डिप्लोमा है, 10th पास है, बीकॉम है, क्या है आप उसको डिफाइन करो।
और देखो कि उस हिसाब से वो है कि नहीं है। दूसरा हो गया क्या क्या उसको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, 5 कोर टूल का मिलना चाहिए, उसको एसपीसी का पता होना चाहिए, उसको एमएसए का पता होना चाहिए, उसको 5S पता होना चाहिए, काइजन पता होना चाहिए। किन किन चीजों का उसको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, वो मिला है क्या? इससे आपका ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन भी निकलता है। और आगे बोलता है एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? तो इन 3 चीजों का ध्यान रखोगे आप एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को, जब आप कंपिटेंसी को इवैल्यूएट कर रहे होगा। हालांकि फर्दर आगे बोलता है अगर कंपिटेंसी में गैप है तो अक्वायर करो, ठीक है, और उसका डॉक्यूमेंट भी रिटेन करो, ठीक है। खैर वापस चलते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट जो है वो है ये फॉर्मेट कंपिटेंसी का, ठीक है ना, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटीज और कंपिटेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमने यहां पर देखा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटीज हमने ऊपर में देख लिया था। अब कंपिटेंसी की बात करते हैं। तो कंपिटेंसी में यहां पर देखिए लिखा हुआ है एजुकेशन, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर का, तो असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन के लिए जो कि प्रोडक्शन का है, फोर्जिंग का है, ठीक है ना, इस कंपनी ने डिफाइन किया है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी में यही हो, कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। तो जो हम एग्जांपल देख रहे हैं, इन्होंने डिफाइन किया है कि असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए अगर बी है बंदा, अगर ग्रेजुएट इंजीनियर है तो 8 साल का एक्सपीरियंस चल जाएगा मिनिमम लिखा हुआ यहां पे, और अगर डिप्लोमा है तो कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों में से कुछ भी अगर है, इससे ज्यादा अगर है तो क्वालिफाई कर रहा है, जहां तक हम एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। तो अब ट्रेनिंग में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने बात किया था कंपिटेंसी में इन तीनों चीजों की बात करता है। इनफैक्ट उसके अलावा स्किल्स भी ऐड किया गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार ट्रेनिंग से ही स्किल्स निकल के आता है, एक्सपीरियंस से भी स्किल्स निकलता है और एजुकेशन से भी स्किल निकलता है, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग में क्या दिया गया रिक्वायरमेंट, मतलब इन चीजों की ट्रेनिंग इस बंदे को होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन का सीट बनेगा। यानी कि आपने डिफाइन किया कि ये सारे ट्रेनिंग इसको मिलना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर जो बनेगा, समझो कि मोहन काम कर रहा था, ठीक है, और मोहन कंपनी छोड़ के चला गया। अब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, नया बंदा आया ज्वाइन करने के लिए, क्या नाम है उसका, समझो कि नाम लेते हैं सोहन, ठीक है। सोहन का आपने इंटरव्यू लिया तो एजुकेशन, क्वालिफिकेशन में, एक्सपीरियंस में क्वालिफाई कर गया। जब आपने ट्रेनिंग के बारे में बात किया तो पता चला कि 2-3 ट्रेनिंग में गैप है। उसको मान लेते हैं विजुअल मैनेजमेंट पता नहीं है, 4M चेंज मैनेजमेंट पता नहीं है, 7QC पता नहीं है। तो ये जो गैप निकल के आया, अगर आप उसको हायर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इनको प्लान करेंगे ट्रेनिंग में, ताकि उनको जब ट्रेनिंग मिल जाएगा तो ये गैप पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, क्या क्या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट दी गई है, प्रोडक्शन सिस्टम उसको पता होना चाहिए, 5S काइजन पता होना चाहिए, विजुअल मैनेजमेंट पता होना चाहिए, 4M चेंज मैनेजमेंट का ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ट्रबल शूटिंग, फोर्जिंग एंड रोलिंग प्रोसेस। अब चूंकि फोर्जिंग रोलिंग प्रोसेस को मैनेज करेगा तो उसको उसका पता होना चाहिए कि उसमें अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई फोर्जिंग में क्या करना है। इसके अलावा 5 कोर टूल जो है APQP, PPAP, MSA, SPC और FMEA, उसको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ट्रेनिंग मिला हुआ होना चाहिए। 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रबल शूटिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये काम देगा। और QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी इस कंपनी का, ऑटोमोटिव कंपनी है तो IAT 16949, या एरोस्पेस के लिए है तो AS 9100, या मेडिकल डिवाइसेस के लिए है तो आपका हो जाएगा ISO 13485। जो भी सिस्टम है वो अप्लाई करना चाहिए। तो ये जो कंपनी है एक्चुअली ऑटोमोटिव कंपनी का हमने एग्जांपल लिया है, तो इसके लिए अप्लाई करेगा IATF, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स 16949, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट। फिर आगे बोलता है स्किल्स का क्या इसको होना चाहिए इस पोजीशन को कैरी करने के लिए। तो स्किल्स में इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, उसको लीडरशिप स्किल होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसका होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर रोल में है तो लोगों से कम्युनिकेट करना जरूरी तो है ही, क्योंकि जूनियर लोगों को कैसे मैनेज करेगा अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल का मतलब नहीं कि उसको इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। अगर वो बंदा पंजाब में है और पंजाबी सही तरीके से बोल पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ जगहों में आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन करने के लिए इंग्लिश में बात करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि कम्युनिकेशन में क्या उसके लिए जरूरी है, क्या लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए और इंग्लिश पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में है तो तमिल भी उसको मालूम हो और इंग्लिश भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए मालूम हो और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल उसका होना चाहिए। कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, आप डिफाइन कर सकते हैं MS ऑफिस पता हो वगैरह वगैरह।
मोटिवेशनल स्किल होना चाहिए, टीम वर्क करवाने का स्किल होना चाहिए। ये सारे स्किल्स आइडेंटिफाई किया गया जो जरूरी है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। और फाइनली किसने बनाया डॉक्यूमेंट? रवि मेहरा ने बनाया, प्रिपेयर किया और अप्रूवल किया जो भी बॉस होगा, एचओडी होगा डिपार्टमेंट का या ऑपरेशन हेड होगा, प्लांट हेड होगा, जो भी होता है, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। चलिए मान लेते हैं कि ये प्रोडक्शन हेड है, यानी कि बनाया प्रोडक्शन का मैनेजर ने और प्रोडक्शन का एचओडी जो कि लेट्स से जनरल मैनेजर लेवल में है, इन्होंने इसका अप्रूवल किया। तो दोस्तों इस तरीके से आप फॉर्मेट बना के आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज किसी डिपार्टमेंट के लिए और उसके लिए कंपिटेंसी जो चाहिए आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये फॉर्मेट आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको इस्तेमाल करें और काफ़ी सारी चीज़ें अपनी कंपनी का प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक लेवल का, यूनिक लेवल के हिसाब से रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप किसी तरह का सपोर्ट चाहते हैं, क्वालिटी हब इंडिया से कंसल्टेंसी चाहते हैं अपने कंपनी में सिस्टम इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए या रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी डिफाइन करवाने के लिए, क्योंकि रोल क्लैरिटी ना होना बहुत सारी कंपनियों के लिए बड़ा सरदर्द होता है। तो आप अगर हमें कंसल्टेंसी के लिए, किसी और काम के लिए अगर हायर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मेल आईडी में या हमारे फोन नंबर में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर आपको, आपके ऑब्जेक्टिव को, आपके विजन को अचीव करने में आपको हम हेल्प करेंगे। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नया सीखने का मौका मिले। और हमारे पोर्टल courses.qualityhubindia.com को एक्सप्लोर करें और हमारे ऐप को, क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल के स्टोर से डाउनलोड करके ढेरों कोर्सेज को एक्सप्लोर करना ना भूलें।